18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंचुरी थी। इस सेंचुरी में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉनर इंग्लिश लिटरेचर में उसका उदय हुआ। पहला जॉनर नॉवेल है। आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर नॉवेल्स ही हैं। दुनिया भर में बहुत सारे नॉवेलिस्ट हैं, लेकिन ये नॉवेल पहली बार हमने देखा 18th सेंचुरी में। और दूसरा जॉनर जो इम्पोर्टेंट है वो है पीरियोडिकल एसे। अचानक पीरियोडिकल एसे का उत्पत्ति हुई और वो बहुत पॉपुलर हुए। और पीरियोडिकल एसे जाने जाते हैं अपने कॉफ़ी हाउस कल्चर के लिए। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हुआ 18th सेंचुरी में कि ये दो इम्पोर्टेंट जॉनर आए और पूरे वर्ल्ड पे छा गए। दरअसल 18th सेंचुरी जाना जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। पहली बार कोयले की खोज हुई मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में। और कोयला एक सोर्स ऑफ पावर था, सोर्स ऑफ एनर्जी था। कोयले की वजह से इंडस्ट्रीज लगने शुरू हुए। दरअसल ये दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्री लगने से पहले अगर हम पूरे इंग्लैंड की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि वहाँ की इकोनॉमी मोर और लेस एग्रेरियन या एग्रीकल्चरल बेस्ड थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से पहले। लेकिन कोयले के आविष्कार के बाद इंडस्ट्री लगी और वो इंडस्ट्री दरअसल अपर क्लास ने लगाई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले अगर हम वहाँ की सोसाइटी को समझने की कोशिश करें तो वहाँ की सोसाइटी मूलतः दो क्लास में डिवाइड थी, अपर क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास के पास लैंड था, पैसा था, और लोअर क्लास मूल रूप से उन अपर क्लास के लैंड पे ही काम करते थे और सरवाइव करते थे। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जब कोयले का खोज हुआ, तो इंडस्ट्री लगाई अपर क्लास के लोगों ने, क्योंकि उनके पास पैसे था, उनके पास लैंड था। अब प्रश्न ये है कि उन इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? तो लोअर क्लास के वो लोग जिनके पास थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ थे, क्योंकि उन दिनों इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक स्कूल्स तो हुआ नहीं करते थे। तो लोअर क्लास के वो लेबरर्स जो थोड़े से टेक्निकली साउंड थे, उनको उन इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। और इस प्रकार से जन्म हुआ एक नए क्लास का, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास दरअसल वेज अर्नर क्लास था और जो पहली बार आया 18th सेंचुरी में। तो अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना होता तो आज जो क्लास सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, मिडिल क्लास, संभवतः इसकी उत्पत्ति ना होती। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है कि मिडिल क्लास इस दुनिया में आई। और वो मिडिल क्लास जिसके पास कोई लेगेसी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई लिटरेसी नहीं था, लेकिन जिसके पास पैसा था, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम करते थे, वो इंडस्ट्रियल वर्कर थे और वे वेज अर्नर क्लास थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सोसाइटी में जो सबसे पहला रिमार्केबल चेंज आया वो था द इवोल्यूशन और द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। दूसरा जो इम्पोर्टेंट परिवर्तन आया सोसाइटी में वो था डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जब इकोनॉमी एग्रेरियन थी या एग्रीकल्चरल बेस्ड थी तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करते थे। बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो परिवार टूटे और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम डेवलप हुई। क्योंकि आवश्यक नहीं कि इंडस्ट्री आपके मोहल्ले में ही लगे। अगर इंडस्ट्री दूर लगती है तो बच्चे जाते थे, वहाँ कमाते थे और देर से देर फिर उनकी शादियाँ होती थी और अपनी पत्नियों को लेके वहाँ चले जाते थे। तो इस प्रकार से एक नया फैमिली सिस्टम इवॉल्व हुआ, इमर्ज हुआ, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कहते हैं। तीसरा परिवर्तन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आया वो था राइज इन फीमेल लिटरेसी। दरअसल ये जो नया क्लास जिसे हम मिडिल क्लास कह रहे हैं, जब ये बच्चे आए अपने अपने घरों में तो इन्होंने एक शर्त रखी कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन उस लड़की से करेंगे जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो। लोअर क्लास में लिटरेसी हमेशा एक इशू रही है, क्योंकि लोअर क्लास की बच्चियां पढ़ती नहीं थी। अपर क्लास में लिटरेसी एक लेगेसी थी, लेकिन लोअर क्लास में वो एक नेसेसिटी नहीं थी। लेकिन अब लोअर क्लास के वो वे माँ बाप जो अपने बच्चियों की शादी अच्छे मतलब अच्छे बच्चों से करना चाहती थी, अच्छे लड़कों से करना चाहती थी जिनके पास पैसा था, अब वे अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिए और इस प्रकार से एक फीमेल लिटरेसी आई।
अब पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चियों को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेजा। उन्होंने स्कूल्स में भेजा ताकि कम से कम थोड़ी बहुत उनको ज्ञानार्जन हो सके, थोड़ी बहुत उनकी बच्चियाँ पढ़ सकें। बाद में उन बच्चियों की शादियां हुई और वे अपने हस्बैंड के साथ उन जगहों पे शिफ्ट हो गई जहां पर इंडस्ट्री थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का 3 तात्कालिक जो बदलाव या जो परिवर्तन आया समाज में, वो था द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली फ्रॉम जॉइंट फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, और तीसरा था द स्पर्ट इन फीमेल लिटरेसी और द राइज इन फीमेल लिटरेसी। ये 3 चीज़ें आई। 18th सेंचुरी में हमने देखा कि उन फीमेल्स को टारगेट करके, जो फीमेल्स अपने घर से दूर चली गईं और जिनके पास बहुत ज़्यादा एक क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं था, तो उनको टारगेट करके एक नया जॉनर लिटरेचर में इवॉल्व हुआ जिसे हम कहते हैं पीरियोडिकल एसे। और बहुत सारे पीरियोडिकल एसे और एसेइस्ट अचानक जो है हम देखते हैं कि उनकी बाढ़ सी आ गई, जैसे रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, सैमुअल जॉनसन, और बहुत सारे आपके जो है पीरियोडिकल एसेज भी लिखे जाने लगे, जैसे टैटलर जो पहला पीरियोडिकल एसे था, द स्पेक्टेटर क्लब, रैम्बलर, आइडलर, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत सारे। और इन पीरियोडिकल एसे की खास बात ये थी कि बहुत ही आसान भाषा में लिखे जाते थे, एंटरटेनिंग होते थे, और थोड़ा बहुत इनमें मोरालिटी की बात भी होती थी। पीरियोडिकल एसेइस्ट कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य ये है कि हम लोग एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा सा मॉरल प्रीचिंग भी करें इन पीरियोडिकल एसेज के साथ। तो ये पीरियोडिकल एसे उन महिलाओं के बीच में बहुत पॉपुलर हो गई, बहुत चर्चित हो गई, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में लिखी जाती थी। इनकी जो लैंग्वेज थी बहुत ही कन्वर्सेशनल और रस्टिक हुआ करती थी। जब पीरियोडिकल एसेज बहुत पॉपुलर हुई इंग्लैंड में, तो ये पीरियोडिकल एसेज पब्लिश होती थी पब्लिशिंग हाउसेज में। तो ये जो पब्लिशिंग हाउस के जो ऑनर्स हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि पीरियोडिकल एसेज बहुत पॉपुलर है और ख़ासकर महिलाओं के बीच में पॉपुलर है। तो इन लोगों ने क्या किया कि उन पीरियोडिकल एसेज को कंपाइल शुरू में किया और उसको बुक फॉर्म में बेचना शुरू किया, और धीमे धीमे फिर खुद भी हाथ आजमाना शुरू किया। और इस प्रकार से हमने देखा कि एक नया जॉनर लिटरेचर में आया जिसे हम नॉवेल कहते हैं। और 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट उस समय लिखा करते थे, जिन्हें हम 4 व्हील्स भी कहते हैं। वे हैं सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग, टोबियास स्मॉलेट और लॉरेंस स्टर्न। वो अलग बात है कि डैनियल डिफो भी थे और वो भी नॉवेल्स लिखा करते थे। दरअसल ये सारे नॉवेलिस्ट ज़्यादातर इनमें से इनके अपने पब्लिशिंग हाउसेस थे, और इन लोगों ने उन महिलाओं को टारगेट किया जो महिलाएं पीरियोडिकल एसेज पढ़ा करती थीं, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं थी, लेकिन जो घर में अकेली रहती थी एक लंबे समय तक, क्योंकि उनके हस्बैंड चले जाते थे उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। तो इस प्रकार से जो नॉवेल्स सबसे पहले आए, मतलब हम कह सकते हैं कि नॉवेल का जो उद्भव हुआ वो मुख्य रूप से उन महिलाओं को टारगेट करके ही हुआ जो महिलाएं सेमी लिटरेट थी और जो अपने परिवार से बहुत दूर रहती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो मिडिल क्लास है उसी के लिए मुख्य रूप से नॉवेल्स लिखे गए, और ख़ासकर उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं अपने घरों से दूर रहती थी, ताकि वो उनको पढ़ सकें। हम जानते हैं कि दरअसल ये नॉवेल्स जो है ड्रामा से अलग हैं। ड्रामा को देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ता है, और चूँकि उन महिलाओं के पास समय नहीं था कि वो जाएँ, उनके हस्बैंड हमेशा इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे और वो इनसिक्योर महसूस करती थी, अपने घर में अकेली रहती थी, तो वो थिएटर्स में नहीं जा सकती थी, तो ड्रामा उनके लिए यूज़लेस था। और रही बात इन नॉवेल्स की, तो नॉवेल्स को ख़रीद के वो घर में पढ़ सकती थी, और वैसे भी नॉवेल्स लिखी जाती है रीडर्स के लिए, वे स्पेक्टेटर्स के लिए नहीं लिखी जाती हैं। जो शुरुआती जो नॉवेल्स लिखी गई उन्होंने महिलाओं को ही टारगेट किया। जैसे अगर हम सैमुअल रिचर्डसन की बात करें,
तो उनकी नॉवेल पामेला हो या क्लैरिसा हो, वो दरअसल फीमेल को टारगेट करके ही लिखी गई, और उनकी जो प्रोटैगनिस्ट थी, जो हीरोइन थी, वो महिलाएँ ही थी, वे फीमेल ही थीं, जो किसी सर्कमस्टेंसेस में या किसी मुसीबत में फँस जाती थीं, और उनके साथ फिर क्या-क्या होता था, ये सारी चीज़ें सैमुअल रिचर्डसन ने लिखने की कोशिश की। तो एक तरीके से हम देखें कि 18th सेंचुरी में बाढ़ सी आ गई नॉवेल्स की। डैनियल डिफो ने अपनी रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्लैंडर्स और भी बहुत सारे नॉवेल्स लिखी। सैमुअल रिचर्डसन, जिन्होंने एपिस्टलरी फॉर्म में, जिसको कहते हैं लेटर फॉर्म में, कि लेटर्स जैसे एक्सचेंज होते हैं, वैसे ही उनके चैप्टर्स थे। तो लेटर फॉर्म में इन्होंने नॉवेल्स लिखी, इनकी पामेला, इनकी क्लैरिसा, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन और भी बहुत सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखे। हेनरी फील्डिंग की नॉवेल्स जो है वो पिकारेस्क टेक्निक में लिखी गई। पिकारो एक नेगेटिव कैरेक्टर होते थे, और जहाँ-जहाँ पिकारो जाते थे, वहाँ-वहाँ स्टोरीज़ आगे बढ़ती थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पैनोरामिक व्यू जो है हमें पिकारेस्क नॉवेल से मिलती है। हेनरी फील्डिंग की जो एक नॉवेल है शामेला, ये एक प्रकार से पैरोडी थी पामेला की, जो सैमुअल रिचर्डसन ने लिखी। इनकी जोसेफ एंड्रयूज़, इनकी टॉम जोन्स, इनकी अमेलिया, इनफैक्ट इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे और वो नॉवेल बहुत पॉपुलर हुए महिलाओं में। वैसे ही अगर हम टोबियास स्मॉलेट को देखें, तो इन्होंने भी पिकारेस्क टेक्निक में अपनी नॉवेल्स लिखी, और इनकी नॉवेल्स द एडवेंचर ऑफ रॉडरिक रैंडम, द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंटन और भी बहुत सारी नॉवेल्स इन्होंने लिखी। वैसे ही लॉरेंस स्टर्न को देखें तो द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम सैंडी और भी बहुत सारी नॉवेल्स लिखी। तो 18th सेंचुरी में हमने देखा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉनर ऑफ लिटरेचर डिस्कवर हुआ इंग्लैंड में, और धीमे-धीमे वो इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे वर्ल्ड में लिखा जाने लगा। आज भी हम देखें तो ज़्यादातर कंटेम्परेरी नॉवेलिस्ट वो फीमेल ही हैं, और वो बहुत कन्वीनिएंट हैं लिखने में भी, और उनकी जो टारगेटेड जो उनकी रीडर हैं वो भी फीमेल ही हैं। फीमेल नॉर्मली अपनी साइकी के बारे में लिखती हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में लिखती हैं। आज नॉवेल एज़ अ जॉनर बहुत पॉपुलर है, और हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नॉवेल के जॉनर्स भी आज देखने को मिलते हैं, जैसे रीजनल नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, या एपिस्टलरी नॉवेल, या पिकारेस्क नॉवेल, या हिस्टोरिकल नॉवेल। बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो आज बहुत ही चर्चित हैं।